Welcome, dear students. I am your SST teacher. Today I will teach you from your civics book, chapter number 1, and the name of the chapter is Our Constitution. So let us begin this chapter. Now I am going to read the passage and make you to understand each passage. The concept that all people are equal and should have equal rights was first preached during the French Revolution. It means कि जो लोगों का ये अधिकार है कि सभी लोग समान होंगे और सबके समान अधिकार होंगे, ये पहली बार जो प्रीच किया गया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान किया गया था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इमर्ज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू हैव ए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसके पास अपना लिखित संविधान था। एंड टुडे प्रैक्टिकली ऑल कंट्रीज हैव एक कॉन्स्टिट्यूशन, और आज दुनिया में लगभग सभी देशों का एक अपना संविधान है। अब हम आते हैं, डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट वेयर डिटेल्स अबाउट हाउ टू गवर्न ए कंट्री हैव बीन क्लियरली स्टेटेड। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डिफाइंस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दरअसल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके में डिटेल होते हैं कि किसी भी कंट्री को गवर्न कैसे किया जाएगा, उसमें साफ साफ लिखा होता है, यानी क्लियरली स्टेटेड होता है। और इट कंटेन्स रूल एंड रेगुलेशंस एंड डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। आगे देखते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोसीजर्स एंड रूल्स सो दैट ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन लिव टुगेदर पीसफुली। एक कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जिसके जरिए ऑल द पीपल ऑफ ए कंट्री, एक देश के सभी लोग, कैन लिव टुगेदर, साथ साथ रह सकते हैं, पीसफुली, शांति पूर्वक। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के बहुत सारे देश हैं, हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर पीपल, उनका अपने देश के लोगों का एक संविधान होता है। इंडिया टू हैज ए कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज बाइंडिंग ऑन ऑल सिटीजन। तो हमारे देश का भी एक संविधान है और यह संविधान सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। आगे लिखा है, इन द फॉलोइंग चैप्टर्स वी विल लुक इनटू सम ऑफ दीज प्रोसीजर्स एंड रूल्स। हम अपने देश के संविधान में जो कुछ प्रोसीजर्स और रूल दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं रूट ऑफ द वर्ड। इसमें यह बताया गया है, द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग कॉन्स्टिट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट, and directly from the Latin word constitutionem meaning act of settling or settled condition, anything arranged or settled upon, regulation, order and ordinance। तो ये था इस वर्ड का रूट, यानी कि जो हमने वर्ड पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसके बारे में बताया गया था। अब आते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ था, बना था, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी फॉर नियरली 200 ईयर्स, यानी हमारा देश 200 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी रहा। द ब्रिटिश मेड ऑल द लॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड, और जो ब्रिटिशर थे उन्होंने बहुत सारे उस समय रूल बनाए। दे इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन व्हिच मेड अस अवेयर ऑफ आवर राइट। उन्होंने, जब हम उनकी कॉलोनी थे तो उन्होंने बहुत सारे रूल बनाए और स्पेशली उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे स्प्रेड किया जिससे हम अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोड्स एंड टेलीग्राफ लाइन्स हेल्प टू ब्रिंग इंडियन पीपल क्लोजर टू ईच अदर एंड अवेकन द स्पिरिट ऑफ द नेशनलिज्म। तो ब्रिटिश ने क्या क्या किया, उन्होंने नेटवर्क ऑफ रेलवे बनाया, रोड बनाया, टेलीग्राफ लाइन बिछाई। इससे ये हुआ कि इंडियन पीपुल एक दूसरे के करीब आए और उनके अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो पैदा हुई, विच अल्टीमेटली फोर्स्ड द ब्रिटिश टू लीव। और इसके जरिए फिर क्या हुआ, जब नेशनलिज्म की भावना जगी तो अंततोगत्वा अल्टीमेटली जो ब्रिटिश थे उनको देश छोड़ना पड़ा। इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म इन, ये सबको पता है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। एंड इट हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज एंड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस नेशनल कांग्रेस में जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बहुत सारे कम्युनिटीज के थे और इसमें सेक्शन, सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन के लोग शामिल थे। आगे लिखा है,
The INC struggled to achieve India's independence from the British rule, और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश की, यानी अचीव किया, स्ट्रगल किया। दे डिमांडेड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी मांगी, पार्टिसिपेशन मांगा। बट द ब्रिटिश डिड नॉट पे एनी हीड टू देम, लेकिन ब्रिटिशर ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप देखते हैं, यहाँ लिखा है स्टेप अप। यहाँ पर लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैड स्टेटेड हिज डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अर्ली एज 1938 इन द फॉलोइंग वर्ड्स। 1938 में पंडित नेहरू ने डिमांड की थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उन्होंने कहा था द नेशनल कांग्रेस स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेटिक स्टेट। It has proposed that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a Constituent Assembly elected on the basis of the adult franchises। तो नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू ने कहा था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए लड़ाई लड़ेगी, और इसने प्रपोज किया था एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए, और वो भी कैसे? बाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, और एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट की जाएगी, और ये असेंबली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी। आगे लिखा है द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन अगस्त 1945 मेड द ब्रिटिश रूल वीक। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो हुआ था ये अगस्त 1945 में, और उस समय ब्रिटिश शासन थोड़ा वीक हो गया था। विद इन 2 years द ब्रिटिश वर प्रिपेयरिंग टू लीव इंडिया, और उसके अगले 2 सालों के अंदर ब्रिटिश जो थे वो देश छोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। दे सेंट ए ग्रुप ऑफ ऑफिशियल रिफर्स टू एज कैबिनेट मिशन टू प्रपोज ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और इसके बाद उन्होंने इंडिया में एक ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स को भेजा जिसे हम रिफर करते हैं कि ये कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाएगा, और ये इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कैबिनेट मिशन, और इस कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म हुई, एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर। इसका जो पहला सेशन हेल्ड हुआ वो दिसंबर में हुआ। बाई मार्च तक 1947 द पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाज सच, देश में कुछ ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए दैट पार्टीशन ऑफ इंडिया कुड नॉट बी प्रिवेंटेड, कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ पाकिस्तान के रूप में उसे प्रिवेंट नहीं किया जा सका। 10 पार्टीशन बिकम ए रियलिटी, और जो बंटवारा था वो रियलिटी बन गई। अब आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। तो ये है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था ये डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं था, बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जरिए इलेक्ट हुआ था। द कांग्रेस टुक केयर दैट ऑल दीज मेंबर्स रिप्रेजेंटेड डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिटीज एंड रीजन्स, और कांग्रेस ने इस बात का ध्यान रखा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर होंगे उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन हो, कम्युनिटीज का हो और रीजन्स का हो। देयर वर मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट आल्सो, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी शामिल थे। द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, एसपी मुखर्जी, के.एम. मुंशी, सर तेज बहादुर सप्रू। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनके नाम हैं, इसमें कुछ नाम और हैं जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ए.के. अय्यर, एच.एन. कुंजरू, सी राजगोपालचारी, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। द एंग्लो इंडियंस वर रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैंक एंथोनी, इसमें एंग्लो इंडियंस भी थे जिनमें थे फ्रैंक एंथोनी, और ये इंडियन क्रिश्चियन थे बाय डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी। इनका जो इलेक्शन हुआ था वो एस.सी. मुखर्जी ने किया था। एंड द पारसीज, कुछ पारसी भी थे जिनको सर एच.पी. मूडी ने इलेक्ट किया था। तो ये थे मेंबर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। अब आप देखते हैं कि ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था। A drafting committee with 8 members was formed under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म किया गया था जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के क्रम में द कमेटी स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल कंट्रीज एज द यूएसए, ब्रिटेन, फॉर्मर यूएसएसआर, फ्रांस एंड आयरलैंड। इस जो ड्राफ्ट कमेटी थी इसने कई देशों के संविधान को स्टडी किया जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फॉर्मर यूएसएसआर, फ्रांस और आयरलैंड थे। सम ऑफ गुड फीचर्स वर बोरोड फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूशन। और इन जो देशों के कॉन्स्टिट्यूशन थे इनके जो अच्छे अच्छे फीचर थे उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। द ड्राफ्ट वाज prepared and published in all the leading newspapers of the country to enable the people to review it। और इस ड्राफ्ट को देश के जो लीडिंग न्यूज़पेपर से उन्हें प्रिंट किया गया ताकि लोग इनेबल हो सकें कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू कर सकें एंड गिव देयर ओपिनियन और अपने विचार साझा कर सकें। इट वाज डिस्कस्ड एट ग्रेट लेंथ। इस पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई। द सेशन वॉज अटेंडेड बाई हंड्रेड्स ऑफ पीपुल एंड द प्रेस। और उस सेशन में सैकड़ों लोग शामिल हुए और प्रेस भी शामिल हुई। अब आप देखते हैं एडॉप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एडॉप्ट कैसे किया। ऑन नवंबर 26, 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड साइंड। यानी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अप्रूव हुआ और इसके सभी मेंबर्स के द्वारा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे उन्होंने इस पे साइन किया। इट हैड टेकन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नियरली 3 years टू प्रिपेयर इट। और इसको प्रिपेयर करने में पूरे 3 साल लगे थे। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। और नया जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो came into force कब आया, जनवरी 26, 1950 को। सी राजगोपालचारी took over from Lord Mountbatten, thus becoming the first Indian Governor General of India। एंड जो सी राजगोपालचारी थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से टुक ओवर किया यानी पावर को और इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। ही हेल्ड हिज ऑफिस टिल जनवरी 26, 1950। और उनका जो ऑफिस कार्यकाल था ड्यूरेशन था वो जनवरी 26, 1950 तक था। द डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। और इसी दिन हमारा देश जो था देश में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया एंड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं क्या। ऑल्दो द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट वाज रेडी इन नवंबर 1949, our leaders decided to wait till 26 January of the following year, 1950, to formally adopt the constitution। ऑल्दो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था डॉक्यूमेंट था ये रेडी था नवंबर 1949 में, बट जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसी जो नेक्स्ट ईयर होगा उस ईयर के 26 जनवरी को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे। बिकॉज एज यू वुड नो फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट दैट ऑन 26 जनवरी 1930 द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली promulgated to fight for पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। कि 26 जनवरी 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली प्रोमुगलेट यानी घोषणा की थी टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वो पूर्ण स्वराज के लिए ब्रिटिश से लड़ेंगे। आगे देखते हैं प्रियम्बल के बारे में यहाँ बताया गया है। देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन। डिस्पाइट अचीविंग इंडिपेंडेंस ए लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड बिलो पॉवर्टी लाइन एंड फेस्ड न्यूमरस सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स। हालांकि हम आज़ाद हो गए थे, इंडिपेंडेंस हमने अचीव कर लिया था, लेकिन एक लार्ज सेक्शन पॉपुलेशन का जो था वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जी रहा था और फेस्ड न्यूमरस सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल। उसके सामने बहुत सारी सोशल इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल थी। वन ऑफ द आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन ड्यू कोर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन का एक जो आइडियाज था कि हम जो है कि ड्यू कोर्स में इन कमिंग टाइम में इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करना चाहते थे एंड मेक इंडिया a successful democracy by providing equality and justice to all people। और हम इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाना चाहते थे ताकि सभी लोगों को हम इक्वालिटी और जस्टिस दे सकें।
The preamble of our constitution summarize its ideas and objective. preamble में हमारे constitution के जो ideas हैं, objective हैं, उनको summarize किया गया है. The first line of preamble, we the people of India, and it's the last line, adopt, enact and give to ourselves this constitution clearly suggests that the power lies in the hands of the people. इस preamble की जो पहली लाइन है उसमें लिखा गया है कि we the people of India, और इसकी जो लास्ट लाइन है वो लिखा है adopt, enact and give to ourselves this constitution, कि हम इस संविधान को अपनाते हैं, इनेक्ट करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं. ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में लाइज करती है. द सिटीजन प्ले ए मोर इम्पोर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेटिक सोसाइटी एज अपोज टू मोनार्की रूल बाय किंग्स और क्वीन. जो ये सिटीजन होते हैं डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है ये बिल्कुल मोनार्की सोसाइटी के डिफरेंट होती है, अपोजिट होती है, क्योंकि मोनार्की जो है एक किंग या क्वीन के द्वारा रूल होता है. इट वॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया दैट द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम्ड कॉन्स्टिट्यूशन. और यही रीजन था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे उन्होंने लोगों के बिहाफ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था. द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मोस्ट प्रीसियस पार्ट है. इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. और इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की एक तरह से की है. एंड इट इज ए ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे एक ज्वेल सेट भी कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में. द वर्ड इंडिया इज ए सॉवरेन, socialist, secular, democratic republic express the nature and goals of the constitution. इस प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर और गोल क्या होगा. ये वर्ड्स हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक. एक्सप्रेस करते हैं नेचर एंड गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को. तो आइए एक एक कर देखते हैं. फर्स्ट है द नेचर ऑफ द स्टेट. तो नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? सॉवरेन है. द प्रियम्बल स्टेट दैट इंडिया इज ए सॉवरेन स्टेट. जो पहला वर्ड है सॉवरेन है और ये इंडियन प्रियम्बल स्टेट करता है. इट मीन्स, इसका मतलब होता है इट इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर. इसका मतलब है कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में इंडिया कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री है. नो कंट्री और इंडिविजुअल कैन इंटरफियर इन इट्स इंटरनल अफेयर्स. कोई भी कंट्री या इंडिविजुअल इसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकता. इट इज फ्री टू टेक इट्स ओन स्टैंड ऑन वर्ल्ड मैटर्स. और यहाँ तक कि वर्ल्ड के मैटर्स पे भी ये अपना डिसीजन ले सकता है, उसमें भी कोई अदर पर्सन या कंट्री इंटरफेरेंस नहीं कर सकती. अनलाइक द टाइम व्हेन इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल, जैसा कि ब्रिटिश रूल के अंदर होता था, जब हम कॉलोनी थे तो हम ऐसा नहीं कर पाते थे. दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट. इसका मतलब द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. जो दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट, इसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था. अकॉर्डिंग टू दिस द एम ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पार्टिकुलरली ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. इस एक्ट को इसलिए किया गया था ताकि जो हमारी सोसाइटी है वो स्टेबलाइज हो सके सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बेस पर, ताकि जो गैप है बिटवीन रिच एंड पीपुल उसे ब्रिज किया जा सके. एंड रीच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को हाई किया जा सके, पार्टिकुलरली ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, विशेषकर जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके लिए. दूसरा शब्द है सेकुलर. सेकुलर शब्द का मीनिंग क्या है? द वर्ड सेकुलर वाज एडेड टू द प्रियम्बल बाय द सेम अमेंडमेंट एक्ट. यानी सेकुलर वर्ड को 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था. इट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है दैट देयर इज नो ऑफिशियल और स्टेट रिलीजन इंडिया, कि इंडिया का कोई ऑफिशियल या स्टेट रिलीजन नहीं होगा. पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिसाइज एंड
प्रोपगेट एनी रिलीजन, जो पीपल होंगे वो फ्री होंगे कि कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिसाइज कर सकें, प्रोपगेट कर सकें। द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और जो गवर्नमेंट होगी वो रिलीजन के बेस पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आइज ऑफ लॉ, और कानून की निगाह में सभी लोग जो हैं वो इक्वल होंगे। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। द वर्ड डेमोक्रेटिक इम्प्लाइज दैट द सुप्रीम पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। इसका मतलब होता है कि जो सुप्रीम पावर होगा वो लोगों के हाथ में होगा, इन द हैंड्स ऑफ पीपल। द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द विल ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट जो है विल ऑफ द पीपल की बेस पर फॉर्म होगी। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे, हु इन टर्न फॉर्म द गवर्नमेंट, और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। Hence it is a government of the people, by the people and for the people। इस तरह ये जो डेमोक्रेसी होती है ये रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होगी। अगला वर्ड है रिपब्लिक। ए रिपब्लिक इज ए स्टेट which has an elected head। रिपब्लिक का मीनिंग होता है कि ए स्टेट which had an elected head। इंडिया became a republic in 1950। इंडिया भी रिपब्लिक बना 1950 में। इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है। हु हैज ए फिक्स टर्म ऑफ 5 ईयर्स, और इसका एक फिक्स टर्म होता है 5 ईयर्स का। दिस पोस्ट इज नॉट हेरिडेटरी, और जो पोस्ट होता है ये हेरिडेटरी नहीं होता है। अगला जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखा है प्रियम्बल फर्दर इंडिकेट द हाई आइडियल्स सेट बिफोर द नेशन। प्रियम्बल में जो हाई आइडियल्स हैं वो सेट किए गए हैं बिफोर द नेशन। दे आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 4 आइडियल्स हैं। पहला है जस्टिस, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है इक्वालिटी एंड फोर्थ है फ्रेटर्निटी। जस्टिस इंक्लूड सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस 3 प्रकार की दी गई है। पहला है सोशल, दूसरा है इकोनॉमिक, तीसरा है पॉलिटिकल। लिबर्टी इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। फ्रीडम 3 तरह की दी गई है, थॉट की, स्पीच की और फेथ एंड वर्शिप की। इक्वालिटी emphasizes a condition where there will be no discrimination and the government will endeavor to increase the living standards of every citizen of the country, maintaining equality and unity among the all। इक्वालिटी emphasize करती है एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जहां कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड गवर्नमेंट जो है इंडीवर करेगी इनरीच द लिविंग स्टैंडर्ड एवरी सिटीजन का, यानी एवरी सिटीजन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इनरीच करने का इंडीवर करेगी, और मेंटेनिंग इक्वलिटी एंड यूनिटी अमंगस्ट ऑल, और सभी लोगों के बीच इक्वलिटी और यूनिटी को बनाते हुए ऐसा प्रयास इंडीवर करेगी गवर्नमेंट। फ्रेटर्निटी इम्प्लाइज दैट इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। फ्रेटर्निटी ये बताती है कि चूंकि हमारा देश डाइवर्सिटी का है, एज मेंशनाइड इन द प्रियम्बल, जैसा कि प्रियम्बल में मेंशन किया गया है। फ्रेटर्निटी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू इंडिया एज ए नेशन। फ्रेटर्निटी मतलब केवल ये नहीं कि हम केवल इसे अपने देश में लागू करें, बट आल्सो इंक्लूड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बल्कि इसे हम पूरे विश्व में लागू करेंगे। आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या दिया गया है, तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्टेड बिलो। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर उनके बारे में बताया गया। पहला है वर्ड है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनलाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज मेनली अनरिटन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटेन वन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटेन है। अगला है सिंगल सिटीजनशिप। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है। इन इंडिया ए सिटीजन में बिलोंग टू एनी पार्टिकुलर स्टेट बट ही सी कैन ओनली हैव दैट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। हमारे देश में कोई भी सिटीजन वो कई स्टेट के मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनको स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती बल्कि नेशन की मिलती है, और इंडिया है। The provision of dual citizenship, holding citizenship of 2 countries simultaneously is not yet a norm in the Constitution of India। जो प्रोविजन होता है ड्यूअल सिटीजनशिप का कि एक ही साथ आप कई देशों के मेंबरशिप ले लें, अभी ये इंडिया में लागू नहीं है। अब हम अगले
सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल है। सम पार्ट्स कैन बी इजीली अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी। However, for amendment of most of the other clauses, a special majority is required in the parliament. कुछ जो क्लाउज हैं उनको हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होते हैं वो हम स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर होती है पार्लियामेंट को, तभी हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। अगला जो फीचर है वो है फेडरल गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक फेडरल गवर्नमेंट को, वेयर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर फेडरल फॉर्म में क्या होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक लोकल गवर्नमेंट होती है। लॉस मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और अप्लाइड ओनली विद इन द स्टेट। स्टेट के दौरान जो लॉज बना जाएंगे वो केवल स्टेट की टेरिटरी में अप्लाई होंगे। वेयर द लॉस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और अप्लाइड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन सेंटर के दौरान जो लॉज बनाए जाते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। यहाँ पर दिया गया है द ओरिजिनल वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान इज केप्ट इन एट द पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी। जो इंडिया का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका नाम है भारत का संविधान, ये इंडियन पार्लियामेंट के लाइब्रेरी हाउस में रखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है मोस्ट डिटेल और द लेंथीएस्ट यानी सबसे लंबा है। अगला जो फीचर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो दिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। द पीपुल ऑफ द कंट्री इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। जो पीपुल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं पार्लियामेंट के लिए। द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ द मैक्सिमम मेंबर्स इन द पार्लियामेंट मेक्स द गवर्नमेंट। जो पार्टी के मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं पार्लियामेंट में। विच सेलेक्ट अमॉन्गस्ट देम द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये सभी अपने बीच से एक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सेलेक्ट करते हैं। द गवर्नमेंट इज रन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ये गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रन की जाती है, जबकि प्रेसिडेंट इसका नॉमिनल हेड होता है। अगला जो फीचर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इम्पोर्टेंट है। देखते हैं देयर आर सर्टेन प्रोविजन। कुछ ऐसे प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन फॉर ऑल, जैसे कि सभी के लिए शिक्षा, विच वर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड। जब देश संविधान हुआ था तो ये पॉसिबल नहीं था कि सभी को तत्काल एक जैसी शिक्षा का अधिकार दिया जाए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसीलिए क्या हुआ, Still, the Constituent Assembly felt that the successive government in India should meet such measure। लेकिन जो फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे वे चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है ये आने वाले समय में इस आइडियल्स को अचीव करे, उसको सक्सेस करे। तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई थी। सच डायरेक्शन टू फॉर्मुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस पार्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया था। थ्रू सच मेजर्स, और ऐसे मेजर्स के थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ट्राइड टू स्टेबलाइज ए वेलफेयर स्टेट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ए वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कोशिश की गई है, इसीलिए हमने उसमें जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को ऐड किया। वन ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल राइट। और इसके बाद जो अगला नेक्स्ट फीचर है वो है फंडामेंटल राइट। विदाउट दिस राइट्स डेमोक्रेसी कैन नॉट बी स्टेबलाइज्ड इन एनी कंट्री। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के बगैर कोई भी देश जो है डेमोक्रेसी को स्टेबलाइज नहीं कर सकता। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वी वर डिनाइड दिस राइट्स। क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंडर में हमको ये राइट्स नहीं मिले हुए थे। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वी वर डिनाइड दिस राइट्स। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वाज आल्सो स्ट्रगल टू सिक्योर बेसिक राइट ऑफ द पीपुल। तो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था बेसिकली वो राइट ऑफ द पीपुल के लिए भी था। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 6 फंडामेंटल राइट्स। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। दे इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, द राइट टू इक्वलिटी,
cultural and educational rights, right to freedom, right to constitutional remedies, right against exploitation and right to freedom of religion, ये दिया गया था। एक सेटअप दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या है। इसमें दिया गया है थ्रू 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन बिकेम ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, द राइट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम। अब 86th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में और इसके जरिए राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया और अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल राइट जो चिल्ड्रन हैं बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको ये राइट टू एजुकेशन दिया गया और दिस राइट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम, और जो राइट आता है ये राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। अगला जो फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। इट इज ऑलवेज बिलीव्ड that whenever there are rights to be enjoyed there are certain responsibilities to attach to it। ऐसा माना जाता है कि whenever you have any right there will be some certain responsibilities attached with that rights, so these are called fundamental duties which every citizen should follow। और इस फंडामेंटल ड्यूटीज को हर सिटीजन को फॉलो करना चाहिए। अगला जो फीचर है वो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड और चेंज्ड 127 टाइम्स टिल अगस्त 2023, यानी अगस्त 2023 तक 127 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड रूल गवर्निंग द इशूज व्हिच कंसर्न कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। The Constitution of India is a very important compilation of procedures and rules, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंपाइलेशन है किसका, प्रोसीजर्स एंड रूल्स का, और ये जो प्रोसीजर एंड रूल्स हैं ये कंसर्न करते हैं कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। तो इस प्रकार ये चैप्टर था, हमको लगता है कि चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।